नमस्कार सारे मित्रों को। आज हम एक मिट्टी ऐसे तैयार करेंगे जो हमारे मानसून में हमारे सारे जो पौधे हैं, चाहे वो आउटडोर हो, इंडोर हो, या जो हम हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, तो उसके लिए किस तरह से मिट्टी तैयार करना है, कौन कौन से फर्टिलाइजर उसमें अभी ठीक रहेगा मानसून में, उसके बारे में मैं आपसे सभी से चर्चा करूंगा, ताकि जो भी फर्टिलाइजर देंगे हम उसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो और इसके जो सारे पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाए। और अभी सभी ने मानसून में कुछ ना कुछ लगाया होगा, या जो भी आपके हैंगिंग प्लांटर है जिसमें पानी रुकने की संभावना ज्यादा रहती है, जो जल्दी इसकी जड़ गल जाती है, फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता होगी। तो वो कौन कौन से फर्टिलाइजर, चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप सभी जानते हैं जो हमारी मिट्टी होती है उसमें 17 तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस पाया जाता है, जिसमें सारे खनिज पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो जिंक, आयरन वगैरह जो भी हमारे पौधे के लिए आवश्यक होती है, वो सारे हम मिट्टी से मिलता है। कई बार इसकी कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में हमें उसकी पूर्ति करने के लिए फर्टिलाइजर जो है वो हमें उन्हें देना पड़ता है। क्योंकि अभी बरसात के टाइम है, आप पौधे में खाद देंगे या मिट्टी में जितने भी खाद एक्स्ट्रा आप ऊपर से देंगे, तो वो क्या है कि पानी के साथ साथ वो धुल के निकल जाता है। और लेकिन जो इंडोर में है वो तो निकलता नहीं है। तो वो हम ऐसे एक मिट्टी बनाएंगे जिसमें हमें बरसात में भी काम हो। जो ग्रो बैग या गमले भरते हैं उसके लिए भी एक मिट्टी बनाएंगे। दूसरे जो छोटे छोटे पॉट है हम अपने इंडोर में रखते हैं उसके लिए बनाएंगे। कुछ हैंगिंग प्लांटर के लिए बनाएंगे। देखिए, हैंगिंग प्लांटर में जो भी हम मिट्टी तैयार करते हैं या खाद देते हैं, तो उसकी जो मिट्टी है बहुत ही वेल्डन होना चाहिए। कारण क्या है, और साथ में वो हल्का भी होना चाहिए। हम जो भी हैंग करते हैं तो वो मिट्टी हल्का हो, लेकिन उस मिट्टी में सारे पोषक तत्व हो। तो हम आउटडोर, इंडोर, हैंगिंग प्लांटर ये सारे में यूज हो, ऐसे एक मिट्टी अभी मानसून के लिए तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए, पहले तो चाहिए मिट्टी। यहाँ हमने मिट्टी ले लिया। मिट्टी हम जो बरसात में यूज कर रहे हैं वो हम थोड़ा सा कम करेंगे, 40% करीब मिट्टी की यूज करेंगे। इसमें हम सैंड की मात्रा अभी बढ़ा देंगे। तो आप अभी 30% सैंड अभी आराम से ले सकते हैं, तो बहुत ही वेल डन होती है। साथ में जो ऑक्सीजन है पौधे को वो मिलता रहता है। यहाँ हम लेंगे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये पुराना गोबर की खाद रखा है मेरे पास, जो 1.5 से 2 साल है, और इसी गोबर से मैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करता हूँ। आप घर पे भी वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। आपके पास कोई पॉट हो तो उस पॉट में आप आराम से वर्मी कंपोस्ट घर पे ही तैयार कर सकते हैं। आपको जो अर्थबम है वो ऑनलाइन मिल जाती है, आसपास नहीं मिले तो ऑनलाइन वो मिल जाता है, आपके घर में पहुंचा देगा। आप गोबर से भी बना सकते हैं, आपके पास कंडा हो उससे बना सकते हैं, या आपके पास गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट रखा हो तो उसमें भी अगर आप अर्थवर्म डाल देंगे तो भी कंपोस्ट अच्छा तैयार हो जाता है। हम यहाँ पे जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, ये मैं 20% अभी मिला रहा हूँ। क्योंकि ये अभी बीच बीच में हमें ऊपर से फर्टिलाइजर देता रहना पड़ेगा जो हमारे आउटडोर प्लांट है उसको, और ये जल्दी पानी के साथ निकल जाएगा। तो हमें जैसे ही धूप निकलता हो उस समय हमें लगता है कि ये 5-6 घंटा धूप निकलेगा आज, या धूप 1-2 दिन धूप निकलने वाला है, तो उस समय हम उसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 10% जो है राइसस्क मिला सकते हैं, 10% या 20% राइसस्क मिला सकते हैं। अगर थोड़ी मात्रा में आप ये भी मिला देते हैं इंडोर प्लांट के लिए तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। इससे मिट्टी जो है वेल्डन बनती है कोकोपीट से। और जो हमने इससे पहले समर में या विंटर में जो हमने कोकोपीट मिलाया था वो भी तो है अभी पौधे में। ऐसे तो नहीं है कि अभी मिला देंगे तो पौधे खराब हो जाएगी। जो पहले मिलाए हमने वो भी मिट्टी में मिला हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि इसकी मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखता है, बहुत ही देर तक के पानी इसमें रुका रहता है। अगर बिल्डन बनाना चाहे तो थोड़ी सी मात्रा में अब इसको यूज़ करेंगे तो जो आपकी मिट्टी है वो अच्छा पोरस बन जाती है, ऑक्सीजन पौधे को अच्छा मिलता है। तो थोड़ी मात्रा में आप इसको यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, या इसको अवॉइड आप कर सकते हैं। मैं मिट्टी तैयार करता हूँ, उसमें हम कौन कौन से फर्टिलाइजर अभी देंगे। अभी जो भी फर्टिलाइजर देंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए, क्योंकि हम बार बार उसको फर्टिलाइजर नहीं देंगे। और ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे जो
स्लो रिलीज हो, धीरे धीरे उस पौधे को मिलता रहे। तो हम 15 दिन या 20 दिन 1 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे देंगे। जब जिस दिन हमें ऐसे लगे कि अब धूप निकलने लगा है उस दिन हम इसकी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ मिट्टी ले लेता हूँ। मिट्टी में हम सबसे पहले हमारे पास जो वर्मी कंपोस्ट है, ये गोबर की खाद है, वो मिला देंगे हम यहाँ 20% करीब मिला दीजिएगा। तो ये स्लो भी रिलीज होगा और आपके पौधे को अच्छा न्यूट्रिशंस मिलेगा। इसमें एनपीके की मात्रा प्रचुर होती है गोबर की खाद में। इसमें मिलाएंगे हम रिवर्सेंट। ये हम 20 से 30% मिला सकते हैं रिवर्सेंट अगर 1 भाग रिवर्सेंट मिला देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आप 4 भाग में कोई चीज़ बनाते हैं तो 25% अगर उसको मिला देते हैं रिवर्सेंट, तो अभी बरसात के लिए बहुत अच्छा है। बेल्डेन मिट्टी बनेगी और पानी को होल्ड भी नहीं करेगा, साथ में ये पोरस बना रहेगा। तो इसमें मिला रहा हूँ मैं राइस हस्क, इसमें मिलाऊंगा। इसमें राइस हस्क जो है ये मिट्टी को जो आपस में जुड़ जाता है उससे दूर करता है और एयर सर्कुलेशन बना रहता है। साथ में ही ये जब डाइल्यूट हो जाता है तो अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। जब धीरे धीरे ये कंपोस्ट बन जाता है तो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ये मिला सकते हैं इंडोर प्लांट के लिए। आउटडोर प्लांट के लिए भले ना मिलाए तो इंडोर प्लांट के लिए थोड़ा सा मिला दीजिए कोकोपीट। ये एक खाद के भी काम करेगा, इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलता है पौधे को और साथ में ये मिट्टी जो है बिल्डन भी बनेगी। कोकोपीट डालने से मिट्टी में जो है पोषक तत्व के साथ साथ ये मिट्टी जो काफ़ी पोरस बनता है, इसमें मिट्टी को जोड़ने नहीं देता आपस में। जैसे चिकनी मिट्टी होती है और वो आपस में बहुत ही जुड़ जाता है तो उसको थोड़ा सा दूर रखता है। ये हवा सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। चलिए ये सारी चीज़ें जो हमारी हो गई है, हमने मिट्टी, कोकोपीट, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, रिवर्सेंट ये हमने मिला दिया और उसको बहुत अच्छे तरह से पहले तो उसको अच्छे से मिला लीजिए। जब तक आप इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं तो एक बार पहले मिला लीजिए, उसके बाद फर्टिलाइज़र डालने के बाद एक बार और मिला लेंगे। यहाँ हमने अच्छे से मिला लिया है। देखिए इसमें कोकोपीट की कोई अंश नहीं दिख रहा है, बहुत ही कम मिलाया है और सारे मिट्टी में मिल गया है। और जो मिट्टी हमारी तैयार हुई है वो बहुत ही पोरस है। अब इसको दबा के ऐसे छोड़ देंगे तो ये अपने आप छूट जाएगी। इस तरह से पोरस मिट्टी हमें तैयार करना है। अब इसमें फर्टिलाइज़र क्या डालना है और फंगिसाइड, पेस्टिसाइड क्या यूज़ करना है। हमें फंगिसाइड ज़्यादातर यूज़ करना है क्योंकि बरसात में जो जड़ है उसकी जड़ गलन ज़्यादा होती है। इसमें निमेटोड, रूट रॉट और फंगस लगने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो पहले फुर्सत में आपको यूज़ करना है वुडन ऐश। वुडन ऐश में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह मिलता है। साथ में जो है ये एंटी फंगस का काम करता है। तो फंगिसाइड का भी काम ये हमें करेगा। तो एक छोटे पौधे में आप 50 ग्राम मिला सकते हैं, या आप ग्रो बैग भर रहे हैं तो 50 ग्राम मिला दीजिए। छोटे पॉट है तो थोड़ा सा कम मिलाइए इसमें। ये पौधे को ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा अभी, क्योंकि जैसे पानी गिरेगा ये नीचे चला जाएगा। कम मिलाना ही सही है, इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलाना चाहिए। और अगर चूना भी आप कभी यूज़ करते हैं तो उसकी मात्रा भी कम कर सकते हैं। तो फंगिसाइड में हमने ये मिला दिया है। ये देखिए मेरे पास ये साफ फंगिसाइड है तो ये मैं नहीं मिलाता हूँ, क्योंकि जो केमिकल मिलाने के बाद जो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उसकी जो गुण है उसको ख़राब कर देता है, नष्ट कर देता है। ये आप बाद में इसको डाल सकते हैं। कब डालेंगे? लिक्विड फॉर्म में डालेंगे जब आपको लगता है कि कोई पौधा आपके जो है उसकी डेथ होने वाली है या उसकी जड़ें जो है गल चुकी है, तो उसको बचाने के लिए उस समय हम इसकी घोल का यूज़ करते हैं। निमेटोड लग गया हो या उसकी जड़ गलन हो रही हो तो उस समय 2 ग्राम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला लीजिए और उसकी लिक्विड बना के अब उस समय ऊपर से डाल दीजिएगा पौधे को बचाने के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मिलाएंगे फंगिसाइड भी मिलाएंगे, लेकिन जैविक फंगिसाइड है हमारे पास, जैविक कवक है वो उसको मिलाएंगे। वो है हमारे ट्राइकोडर्मा। देखिए ट्राइकोडर्मा जो होता है ये एक जो जैविक कवक होता है, ये ऑर्गेनिक कवक होता है जो मिट्टी के साथ मिलके अपना ही एक कवक तैयार करता है। मिट्टी को पोरस बनाता है, मिट्टी में जो पुराने जो इसमें फंगस वगैरह है उसको नष्ट करता है, अपना फंगस उसमें तैयार करता है। इसको आप 1 या 2 चम्मच ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा मिट्टी में ट्राइकोडर्मा यूज़ करता हूँ, मिट्टी में साफ फंगिसाइड का यूज़ नहीं करता।
आप अगर साफ फंगिसाइड यूज करते हैं तो ट्राइकोडर्मा बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। कभी भी केमिकल और जैविक ऑर्गेनिक एक साथ क्रिया नहीं करता है, एक दूसरे को ख़त्म कर देता है। जैविक को पहले ही ख़त्म कर देता है केमिकल, इसलिए मैं सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक यूज़ कर रहा हूँ। और नीम खली को मिट्टी में ज़रूर मिलाइए। ये इसमें एनपीके की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है इसमें नीम खली में। और ये इसकी हमेशा लिक्विड जो ऑयल आती है नीम तेल, उसका आप बार बार यूज़ कीजिएगा। कारण क्या है, जो हमारे पास जो नीम ऑयल होती है ना, तो नीम ऑयल पौधे के पत्तियों में चिपक जाता है। आप अगर दूसरा केमिकल डालेंगे ना, तो जैसे ही पानी गिरेगा तो उस समय क्या होता है कि वो केमिकल निकल जाता है, लेकिन जो ऑयल होती है नीम ऑयल, वो पत्तियों में चिपक जाता है। तो दो तरह से होती है, एक टच करते हैं और एक जो है उसमें चिपका हुआ रहता है लंबे समय तक, उसको अंदर से भी उसको फंगस वगैरह से बचाता है। मिट्टी में फंगस से बचाता है, पत्तियों में अगर आप स्प्रे करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे बोन मिल। और बोन मिल जो है ये बहुत ही पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, इसकी मात्रा बहुत अच्छा होता है, पौधे की ग्रोथ को अच्छा बढ़ाता है। आप बोन मिल अगर यूज़ नहीं करते हैं, अंडे के छिलके हैं, इसमें कैल्शियम मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में। इसमें और भी माइक्रो न्यूट्रिशंस मिल जाता है आपको पौधे को। और बोन मिल नहीं यूज़ करना चाहे तो ये देखिए रॉक फॉस्फेट है, इस टाइप में कलर में मिलता है, दुकान में मिल जाता है, तो उसकी भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर बोन मिल यूज़ नहीं करना चाहे, अंडे के छिलके यूज़ नहीं करना चाहे, देखिए ये फिश का जो चूरा है, मछलियों का चूरा, हड्डियों का चूरा है, इसके भी यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। लेकिन ये जो है नींबू वर्ग के पौधे में यूज़ करेंगे तो आपकी नींबू की, अनार की, ये जो फल है, ये बहुत, मौसम्बी, संतरा की, ये बहुत इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ये फिश की जगह कर सकते हैं, फिश का चूरा भी यूज़ कर सकते हैं और बोन मिल भी कर सकते हैं। ये नहीं करें तो आप कैल्शियम पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैल्शियम पाउडर है, ये कैल्शियम का भी आप यूज़ करेंगे तो भी पौधे में जो फल है या फ्लावर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ बोन मील यूज़ किया है, इसलिए रॉक फॉस्फेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए मिट्टी में अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कोयला हो तो वो उसको भी अभी यूज़ कर सकते हैं। और सकुलेंट और जो अडेनियम है उसमें तो बराबर ये कोयला, इसको यूज़ करना चाहिए। ये पानी को, मिट्टी को साफ करता है, पानी को होल्ड भी करता है और बिल्डन भी बनाता है। तो कभी आप चाहे तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम यूज़ करेंगे मिट्टी में थोड़ा सा फुलविक एसिड, हुमिक एसिड। देखिए हमेशा फुलविक एसिड, हुमिक एसिड है, वो ब्लैक कलर में आती है और इसकी यूज़ करेंगे तो ये रूट को, जो इसके पौधे के जो रूट है, जड़ है, उसको हार्मोन्स देने का काम करता है, उसको बढ़ावा देने के काम करता है। जिस तरह एप्सम साल्ट काम करता है, उससे बहुत कई गुना इसकी फ़ायदा होता है। तो आप ये इसकी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट हम जो भी पौधे लगाएंगे तो उसको शॉक से भी बचाता है, रूट को भी अच्छा फ़ायदा देता है, रूट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। साथ में जो पत्तियाँ है ये हरा होता है इस एप्सम साल्ट से भी। तो थोड़ा सा एप्सम साल्ट का यूज़ करेंगे। अभी आप इसकी यूज़ मत कीजिए, अब करना नहीं चाहे तो मत कीजिए। सरसों की खली को अगर लिक्विड फॉर्म में करना चाहे तो करके देख लीजिएगा, एक आध पौधे पे हल्के मात्रा में करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा सीवीड, ये जो सीवीड की दाने हैं, तो इसको भी अगर यूज़ करेंगे तो ये स्लो रिलीज होता रहेगा और पौधे को बहुत लंबे समय तक के आपको न्यूट्रिशन देता रहेगा, धीरे धीरे घुलता है ये। जैसे कुछ लोग डीएपी का यूज़ करते हैं, तो डीएपी का यूज, वो तो डीएपी केमिकल होता है, वो अगर आप नहीं करना चाहे तो सीवीड डाल दीजिएगा। कोई भी पौधे हो आपके, रोज़ वगैरह जो भी हो, उसमें डाल देंगे सीवीड, तो ये काफ़ी उसके विकास में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हमारी हो गई है, सारे जो फर्टिलाइज़र देना था दे दिए हमने। देखिए ये पोटाश जो है हमारे पास, ये पोटाश रखा है यहाँ पे, ये पोटाश, पोटेशियम और ये कैल्शियम, ये दो चीज़ जो है ये फ्लावर के लिए और फ्रूट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। फूल अच्छा खिलता है, फ्लावर अच्छा आता है, और वो जो फल है उसकी जो आकार है, साइज है, वो बढ़ जाता है। उसमें वो कभी आपने देखा होगा फल फट जाता है, इसको भी कैल्शियम और पोटेशियम इसको रोकता है। तो आप बिल्कुल जब आपके फूल आने लगे या फल आने लगे तो उसमें पोटाश का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, तो आपके जो फल फूल है
तो अच्छा ग्रो करेगा। अब इस मिट्टी को अच्छे से हम मिला लेंगे और मिलाने के साथ साथ इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम मात्रा में, आपके पास अगर चाय पत्ती हो, जैसे ये रखा हुआ है चाय पत्ती हमारे पास, तो इसके भी यूज़ कर सकते हैं। आप मिट्टी पे भी मिला सकते हैं या बाद में जो आप खाद देते हैं, जो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली वगैरह देते हैं, तो उसमें भी इसको मिला देंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी मिलता है। इसमें एनपीके की अच्छा स्रोत होता है, खास करके गुलाब और जो भी अन्य फूल के पौधे हो उसमें अच्छा काम करता है। तो ये मिट्टी को हम अच्छे से इसको मिला दिए हैं। मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़े से पानी से इसको गीला कर देंगे बीच बीच में, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्राइकोडर्मा डाला है। ट्राइकोडर्मा जो है वो ऑर्गेनिक कवक है और ये जब पानी में उसकी साथ में क्रिया करके तो उसकी संख्या को क्या है, ये बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ट्राइकोडर्मा अपने जैविक कवक बनाता रहता है। तो इस तरह से मिट्टी को पलटते जाइए और इसको पानी से स्प्रे करते जाइए। तो हल्का सा ऐसे इतना कर देंगे कि ये मुट्ठी में करे, तो इस तरह से मुट्ठी बन जाए और उसको तोड़ दे तो छूट जाए। तो इस तरह से बना के इस मिट्टी का यूज़ आप करेंगे किसी भी पौधे में, चाहे इंडोर हो, आउटडोर हो या परमानेंट प्लांट हो, उसमें करेंगे तो ये हमारे मिट्टी जो है ये हल्का भी बना है, सारे पोषक तत्व से मिलके बना है, तो आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इस मिट्टी का आप ग्रो बैग में, गमले में या छोटे जो हैंगिंग प्लांटर है या जो भी पॉट है, इसको अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इंडोर में भी। तो धन्यवाद आप सभी को।